मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका 10 नंबर का रिफ्यूज़ल आया है तो आप अपनी कंपनी को बोलिए एम्बेसी में मेल करने के लिए। उसका एग्जांपल ये रहा, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो इंडिया से है, उनका 10 नंबर का रिफ्यूज़ल आया। उनको सजेस्ट किया गया कि आप अपनी कंपनी को बोलिए कि एम्बेसी में मेल करने के लिए। वो एक किस्म का गारंटी लेती है कंपनी कि हम इस आदमी का गारंटी लेते हैं, उसमें पूरा डिटेल देती है वो कंपनी। तो कंपनी ने मेल किया है एम्बेसी में, तो हम होप करते हैं कि उनका वीज़ा लग जाए। जो अपील करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने किया है, तो बेस्ट ऑफ लक है उनको फ्यूचर के लिए। होप उनको वीज़ा ज़रूर मिले, हम तो यही प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका जो रिफ्यूज़ल है वो 100% चांस है कि आपको रिफ्यूज़ल आएगा। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ याद रखिए। इसमें दी हुई एक एक बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, ये क्या है और इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपको सब फॉलो करनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होएगा लेकिन पॉइंट एक भी मिस मत कीजिएगा, आपको ही बेनिफिट है। अगर किसी ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उनका रिफ्यूज़ हो गया है तो थोड़ा देखें कि उनको क्या मिस्टेक की उन्होंने, जो उनका रिफ्यूज़ल आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है इसका नाम है चेकलिस्ट फॉर पोलिश नेशनल वीज़ा वर्क। पहले तो आपको इसको भी फिल करना है, ओके। इसमें सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, ये देखिए, आपका पर्पस ऑफ विजिट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और पासपोर्ट नंबर। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, आपको ये भी साथ में अटैच करनी है, ओके। तो इसमें क्या बताया गया है, ये देखिए, प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो बिफोर यू डिलीवर द एप्लीकेशन, अदरवाइज द एप्लीकेशन माइट बी रिफ्यूज्ड बाय द एम्बेसी of the Republic of Poland. The required document have to be submitted in Polish or English version. क्लियरली कहा गया है कि इसको फॉलो करना आपको ज़रूरी है और जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश या पॉलिश लैंग्वेज में होना चाहिए, इसको फॉलो करना है आपको। सेकंड, वी रिक्वायर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी इन ओरिजिनल फॉर्म। वी एडवाइज यू टू ब्रिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू वांट रिटर्न। द एप्लीकेशन मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसका हिंदी में मतलब है, उनको सब डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल में चाहिए और जो डॉक्यूमेंट आप रिटर्न लेना चाहते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आप साथ में लगाइए। मतलब आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, अगर ओरिजिनल आपने, उनको ऑलमोस्ट ऑल ओरिजिनल चाहिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपको वापस चाहिए उनकी फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लगाइए साथ में। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो इसको फॉलो करके लगाने हैं सीरियल वाइज, ओके। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ऐसे आपको अपनी फाइल में लगाने हैं। तो चलिए बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। पहला डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट। पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट कंफर्म लीगल रेजिडेंस विद इन द कॉन्सुलर डिस्ट्रिक्ट, ओके। पासपोर्ट एंड इट्स फोटोकॉपी, पासपोर्ट और उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए आपकी, पूरे पेज की। ट्रैवल डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड एटलीस्ट 90 days आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ वीज़ा एंड नॉट ओल्डर देन 10 years ट्रैवल डॉक्यूमेंट। आपके वीज़ा के ख़त्म होने के बाद 90 दिन का वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होना चाहिए। समझ रहे हैं, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मतलब जाके आपको 1 साल का वीज़ा मिला है, तो आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो 1 साल और उसके बाद में 90 दिन का और होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब 3 महीने का और ज़्यादा वैलिडिटी उसमें होना चाहिए। 1 साल 3 या 4 महीने का वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होना चाहिए जब आपका वीज़ा लगता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना है। वो कहाँ पर भरना है, फिल्ड बाय द ई कॉन्सुलेट सिस्टम, ड्यूली फिल्ड, प्रिंटेड एंड डेटेड एंड साइन। ई कॉन्सुलेट की साइट पे जाके आपको वो फिल करना है और उसको प्रिंट लेना है और आपका साइन होना उसके ऊपर ज़रूरी है। सेकंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, आपका इसमें दिया हुआ है चेकलिस्ट में, ये चेकलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, जिसको भी ये चाहिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ये चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो ये फ़ोटो का साइज़ जो दिया हुआ है वो एम्बेसी में कौन सा लगता है, फ़ोटोग्राफ़र के पास जब जाएंगे तो वो आपको सेम फ़ोटोग्राफ़र बना के देंगे, ठीक है। तीसरा, चेकलिस्ट फॉर पोलिश नेशनल वीज़ा। कौन सी चेकलिस्ट, ये वाली।
ये भी आपको साथ में अटैच करनी है। पूरा आपको यहाँ से टिक कर करके कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, कौन सा नहीं लगाया है, उसको येस नो करना है आपको। ये भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये मिस नहीं होना चाहिए आपकी फाइलिंग में, ये याद रखिए। ये मिस है तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा। नंबर 4, डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग पर्पस ऑफ द ट्रिप और वर्क। वो क्या है? वर्क परमिट एंड इट्स फोटोकॉपी। आपका ओरिजिनल वर्क परमिट और उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है आपको। उसके बाद में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइंग कंपनी। जो कंपनी आपके बिहाफ पे एम्प्लॉय कर रही है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको KRS नंबर बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन का वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको लगाना है इसमें। आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्राइमरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पूरा डिटेल दिया जाता है आपका कंपनी का, अकोमोडेशन का, हर चीज़, आपका कंपनी का नाम, आपका सैलरी, वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाना है इसके। ठीक है, 4.3 पे ये लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा, मैं साथ में आपको भेज दूंगा। ओके, अटैच करूंगा मैं साथ में इसका। उसके बाद है ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट। ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट मतलब बोलते हैं NOC जिसको बोलते हैं। ये किसके लिए है? इफ़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय, एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर कन्फर्मिंग द ट्रांसफ़र एंड अप्रूविंग द लीव एब्सेंस of the applicant. Letter would be signed original and include company stamp and signature of person authorized to sign it. ये आपको एक NOC चाहिए अपनी कंपनी से। जो लोग बाहर कर रहे हैं, अपनी मतलब कंट्री से जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको ये NOC चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि ये जो लाइन यहाँ पे अभी मैंने बोली, सेम यही उसमें मेंशन की होनी चाहिए। ओके, और उसमें कंपनी का साइन चाहिए, स्टैम्प चाहिए, और जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसका साइन होना चाहिए उसके ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अपनी कंट्री से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, सऊदी या कतर, बहरीन, कुवैत, कहीं से भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है। उसके बाद है इंश्योरेंस कवरेज। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ TMI फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन, अलग अलग कंट्रियों का नाम दिया हुआ है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से आप जब ये इसका वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिया होगा कि कौन कौन सा है, और ये मिनिमम होना चाहिए 30,000 यूरो कवर करता होना चाहिए, और इसमें डेथ भी कवर होना चाहिए। अगर इन केस किसी का डेथ होता है तो ये भी उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। अच्छी कंपनी से लीजिए। एक बार आपका 100-200 या किसी भी कंट्री में आप हैं उसके हिसाब से अगर आपका 100-200 खर्चा होता है ज़्यादा, तो घबराइए मत, लेकिन इंश्योरेंस हमेशा अच्छी कंपनी से लीजिए। उसके बाद है फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। फ़्लाइट, प्रिंटेड कॉपी ऑफ फ़्लाइट रिजर्वेशन, फ़्लाइट डिपार्चर डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट। आपको फ़्लाइट का रिजर्वेशन दिखाना है, और ये 14 दिन पहले नहीं होना चाहिए आपका अपॉइंटमेंट का डेट से। समझ रहे? जब भी आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो वो ऐसे कीजिए कि मान लीजिए आपका 14 तारीख को, मान लीजिए 15 तारीख को आपका अपॉइंटमेंट है, और ये उससे 14-15 दिन पहले का नहीं होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है, फ्लाइट डिपार्चर डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट। साथ में आपको देना है डिपार्चर डेट, और साथ में प्लेस ऑफ फर्स्ट एंट्री, कहाँ पे आपकी एंट्री होती है। ओके, उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीड बाय द काउंसलर ऑफिस। ये बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट लगाना। ओके, इसमें फाइनेंशियल आपके सब आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द सफिशिएंट फाइनेंस रिसोर्सेज ऑफ कवर कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिटर्न ट्रेवल टू कंट्री और ओरिजिनल और रेजिडेंस। ओके, ये आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी लगानी है साथ में। क्या दिया हुआ है? कैन नॉट बी इशूड मोर देन 1 मंथ बिफोर सबमिशन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। मतलब जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन होता है उससे 1 महीना पहले का नहीं होना चाहिए। ये मतलब अगर आपका एप्लीकेशन हो रहा है मान लीजिए 1 तारीख को, तो उससे 1 हफ्ता पहले आप निकाल सकते हैं, या 2-3 दिन पहले आप निकाल के अपने पास रेडी करके रखिए। इसमें क्या होना चाहिए? द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिनल। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है तो आपके पास इतना पैसा हो, उसमें शो करता हो कि आप अपनी कंट्री वापस आ जाएं, या किसी इमरजेंसी में या कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप वापस आ सकते हैं टिकट लेके अपनी कंट्री में। इतना पैसा कम से कम उसके बाद उसमें होना चाहिए। दूसरा, लिविंग एक्सपेंसेस कवरिंग द फर्स्ट मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। पहले 1 महीने का जितनी भी आपकी सैलरी है, लिविंग जो कॉस्ट है वो उसमें होनी चाहिए। मान लीजिए आपका 1 महीने का खर्चा है 4,000
पोलैंड का लगा लीजिए करेंसी के हिसाब से, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए अपनी करेंसी में, उतना पैसा भी आपके पास होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है पहले 1 महीने का, क्योंकि जाते ही आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तीसरा है कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, 1 महीने का एकोमोडेशन का खर्चे का पैसा भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में है एकोमोडेशन का प्रूफ लगाना है आपको। एकोमोडेशन लेटर डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन फॉर द इंटेंट पीरियड ऑफ स्टे इन पोलैंड। आप जितना टाइम पोलैंड में रहेंगे उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास एकोमोडेशन का, चाहे वो एम्प्लॉयर दे रहा है चाहे आप खुद दे रहे हैं ले रहे हैं, तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमारे पास एकोमोडेशन है वहाँ पर। ये मोस्टली एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉयर ही आपको देगा। उसके बाद है रेंटल एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ फुली एग्जीक्यूटेड रेंटल एग्रीमेंट इन पोलैंड। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसका आपका रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ आप इतने 1 साल के लिए रेंट पे रहेंगे या 6 महीने के लिए रहेंगे या 2 महीने के लिए रहेंगे, वो रेंटल आपके पास सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर कन्फर्मिंग एकोमोडेशन, कंपनी की तरफ से आपका लेटर ऑफ कन्फर्मेशन होना चाहिए एकोमोडेशन का कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर दैट स्टार्टिंग द कंपनी will be providing accommodation must include full address where applicant will be staying, company stamp, signature of person authorized to do it। उसमें कंपनी का साइन स्टैम्प और जो आदमी उसको इशू कर रहा है उसका साइन होना ज़रूरी है लेटर ऑफ एकोमोडेशन में। उसके बाद लास्ट में आ जाता है अदर डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रूविंग स्किल। इसमें आ जाता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट मस्ट बी अपोस्टाइल, जो कि मोफा होना चाहिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी आपको मोफा कराना है, टेस्ट करवाना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एक अपना यूरोपास सीवी होना चाहिए, एकदम वेल मेंटेन, आप जिस काम में जा रहे हैं उसको मेंशन करता हो, उसमें उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कॉपी ऑफ द पेजेस विद पोलिश शेंगन वीज़ा इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका पहले कोई वीज़ा लगा हुआ है तो वो शेंगन वीज़ा का कॉपी भी साथ में चाहिए। Additional document, applicant are allowed to submit additional document that they consider useful to explain justify of trip। Additional document में वही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं जो आपको लगता है कि ये आपकी एप्लीकेशन को हेल्प कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से हैं देखिए, वो 10 नंबर भी जो रिफ्यूज़ल आता है उसमें 2-3 ये लोग पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, मिला के कि आप वापस नहीं आएंगे, हमें शक है इसके ऊपर। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में या किसी भी कंट्री से आप हैं, तो वहाँ का आप अगर आपके पास प्रॉपर्टी है आपके नाम पर, वो प्रॉपर्टी के पेपर एवेल्यूशन करा के लगाइए। आपका इंडिया का कहीं की कोई बैंक स्टेटमेंट है वो साथ में अटैच कीजिए। अगर आप मैरिड हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए साथ में। अपने हैं तो बच्चों का सर्टिफिकेट लगाइए साथ में कि आप बच्चे पढ़ते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करते हैं आपकी जो फाइल उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद लास्ट में आपको इसी एप्लीकेशन के पेज के ऊपर ये जो चेकलिस्ट है इसके ऊपर आपको साइन करना है, नीचे ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये सब आपको फॉलो करना है। ओके, तो इसको हमेशा आप फॉलो कीजिए। सो गाइस, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा रेशियो थोड़ा हाई हो, आपके चांसेस ज़्यादा हों, तो इसको फॉलो करना मत भूलिए प्लीज़। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एजेंसी आपको बोलेगी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसके बिना चल जाएगा, लेकिन रिफ्यूज़ल आपको मिलेगा, एजेंसी को नहीं मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ में लगाएंगे उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आपकी हेल्प ही करेंगे हमेशा, लेकिन ओरिजिनल होने चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जिन मेरे दोस्तों को यूरोपा सीवी बनाना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिस भी मेरे दोस्त ने मुझे भेजा हुआ है कि यूरोपा सीवी बनाना है, मैं उनको यूरोपा सीवी बना के देता हूँ फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, ऐसा नहीं है आपने अभी भेजा है तो अगले दिन आपको यूरोपा सीवी मिल जाएगा। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं बना के सेंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।